जय माता दी। क्लास 7 का लास्ट चैप्टर जो है एन एलियन हैंड, बुक का नाम भी एन एलियन हैंड है और उसी पे बेस्ड ये वाला जो चैप्टर है लास्ट जो हमारा है एन एलियन हैंड। एलियन एलियन क्या होता है? एलियन कोई भी जो हम नहीं जानते, हम अननोन है, जिससे वो कहीं से अदर यूनिवर्स का भी हो सकता है, अदर वर्ल्ड का भी हो सकता है। जैसे कि एलियन कोई मिल गया, मूवी में आपने देखा था, जिससे आप अननोन हो, वो आपके यहाँ का नहीं है, और जिसको आप नहीं जानते हो वो हर चीज आपके लिए एलियन है। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले पहले कुछ चीजें आपको जान लेनी है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो है, हैव यू हर्ड ऑफ द वाइकिंग मिशन ऑफ मार्स? क्या आपने जो मार्स का वाइकिंग मिशन था उसके बारे में सुना है? इसी पे बेस्ड ये चैप्टर है कि मार्स पे किस तरीके से भेजा गया था, और ये जानने के लिए कि मार्स पे लाइफ है या नहीं है, इसलिए वहाँ पे जो भी कुछ भेजा गया था स्पेसक्राफ्ट, उसकी ये स्टोरी है। तो वाइकिंग मिशन ऑफ मार्स द नेशनल, जो नासा की फुल फॉर्म है, द नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भेजा गया था। नासा वाइकिंग मिशन टू मार्स वाज कंपोज्ड ऑफ 2 स्पेसक्राफ्ट। उसके अंदर कितने स्पेसक्राफ्ट थे? 2। वाइकिंग 1 एंड वाइकिंग 2 नाम से 2 स्पेसक्राफ्ट भेजे गए थे नासा से मिशन टू मार्स, मार्स पे भेजे गए थे। ईच कंसिस्टिंग ऑफ एन ऑर्बिटर एंड अ लैंडर। दोनों ही स्पेसक्राफ्ट में एक ऑर्बिटर था और एक लैंडर था। मतलब एक तो ऑर्बिट के चारों तरफ चक्कर लगाएगा और एक वहां पे लैंडिंग करके, मतलब मार्स पे लैंडिंग करके वहां के बारे में पता करेगा कि लाइफ पॉसिबल है या नहीं है। The primary objectives were to obtain images and samples of the Martian surface and soil and search for any possible sign of life. तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था इनका? स्पेसक्राफ्ट भेजने का कारण क्या था? ये था कि वहां से इमेजेस, सैंपल्स वगैरह लेकर आओ मार्स से, मार्स के सरफेस से, और वहां की सॉइल वगैरह लेके आओ, ताकि ये सर्च कंप्लीट हो सके कि वहां पे लाइफ है पॉसिबल या नहीं है। वाइकिंग 1 वॉज लॉन्च्ड ऑन 20 अगस्त 1975। 20 अगस्त 1975 को वाइकिंग 1 जो स्पेसक्राफ्ट था वो भेजा गया था, और वो पहुंचा था मार्स पे 19 जून 1976 को। वाइकिंग 2 जो था वो लॉन्च हुआ था 9 सितंबर 1975 को, मतलब भेजा गया था, और उसने मार्स के ऑर्बिट में कब एंट्री ली थी? 7 अगस्त 1976। अब ये इनकी डेट्स हैं कि ये दोनों जो स्पेसक्राफ्ट भेजे गए थे, वाइकिंग 1 और वाइकिंग 2, कब यहाँ से लॉन्च हुए थे और कब वो पहुंचे थे मार्स पे। होप आपको इतना समझ में आया होगा। आगे हम देखते हैं, बिसाइड्स टेकिंग फोटोग्राफ्स एंड कलेक्टिंग अदर साइंस डेटा ऑन द मार्शियन स्फीयर सरफेस, द टू लैंडर्स कंडक्ट 3 बायोलॉजी एक्सपेरिमेंट टू लुक फॉर पॉसिबल साइंस ऑफ लाइफ। इन दोनों का क्या काम था? फोटोग्राफ और जो साइंस का डेटा था वो साथ मार्स के स्फीयर से लेना था, सरफेस से लेना था, कि वहां पर लाइफ पॉसिबल है या नहीं। इन दोनों लैंडर्स का काम था कि 3 बायोलॉजी एक्सपेरिमेंट करना साथ साथ में, कि वो ये बताएंगे कि वहां पर लाइफ पॉसिबल है या नहीं है। As of now, there is no clear evidence of the presence of living microorganisms in the soil near the landing sites. और जैसा कि अब है कि कोई क्लियर एविडेंस तो अब भी नहीं है, कोई क्लियर प्रूफ नहीं है कि वहां पे कोई लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं सॉइल में। वहां पर जो स्पेसक्राफ्ट भेजे गए थे, जो तो उनसे ये चीज क्लियर नहीं हुई है अभी कि वहां पर लाइफ पॉसिबल है क्या, वहां कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिले ही नहीं है, ऐसा लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं मिले हैं। सो इतना हमें ये जानना था कि किस तरीके से वाइकिंग मिशन भेजा गया था मार्स पे नासा की तरफ से। उसमें 2 जो स्पेसक्राफ्ट भेजे गए थे, वाइकिंग 1 वाइकिंग 2, एक दोनों में ऑर्बिटर और लैंडर थे। एक ऑर्बिट के चारों तरफ चक्कर लगाएगा, एक वहां पे लैंड होकर और वहां का जो मार्शियन सरफेस है वहां की पिक्चर्स वगैरह लेगा और पता करेगा कि लाइफ पॉसिबल है या नहीं। ये था सब कुछ। अब आगे देखते हैं, इसी पे बेस्ड हमारी स्टोरी है। टिल्लू एंड हिज पेरेंट्स लिव beneath द सरफेस ऑफ ए प्लैनेट अंडर आर्टिफिशियल कंडीशंस। टिल्लू और उसके पेरेंट्स जो हैं वो एक प्लैनेट की सरफेस के नीचे रहते हैं।
कुछ आर्टिफिशियल कंडीशंस डेवलप की गई है टेक्नोलॉजी के थ्रू, और वो सरफेस के नीचे रहते हैं. टिल्लू हैज हर्ड एंड रेड अबाउट द सन एंड द स्टार्स, ही हैज नेवर सीन देम. टिल्लू ने सुना हुआ है, पढ़ा हुआ है सन और स्टार्स के बारे में, लेकिन उसने कभी देखे नहीं है, क्योंकि वो प्लेनेट के सरफेस के अंदर की साइड रहते हैं. बेनिथ मतलब उसके नीचे रहते हैं, अंडरग्राउंड मान सकते हो आप. टिल्लू's father goes to work through a secret passes and टिल्लू wants to know all about it. और टिल्लू के जो फादर होते हैं वो एक सीक्रेट पास बनाया हुआ, मतलब एक सीक्रेट रास्ता बनाया हुआ है, उससे वो अपने वर्क पे जाते हैं, काम करने जाते हैं. और टिल्लू भी वो सब कुछ जानना चाहता है कि पापा कहाँ जाते हैं, कैसे जाते हैं, और वहाँ पे क्या क्या करते हैं. हम शुरू करते हैं हमारा जो चैप्टर है टिल्लू. How often have you been told not to go that way? But why does daddy go there every day? मतलब जैसे ही चैप्टर शुरू होता है तो टिल्लू को ये कहा जाता है कि तुम्हें कितनी बार बोला है कि वहां नहीं जाना है. तो टिल्लू आंसर क्या करता है कि लेकिन डैडी वहां पे क्यों जाते हैं रोज? बिकॉज दैट्स हिज जॉब टिल्लू. तो रिप्लाई में क्या मिलता है, क्योंकि वो उनकी जॉब है टिल्लू, वो अपनी जॉब करने के लिए जाते हैं, मतलब वो उनका काम है. दैट्स वाई वॉज एन अंडरग्राउंड पासेज. तो क्योंकि वो अंडरग्राउंड पासेज है, उसमें से सिर्फ वही जा सकते हैं, फादर ही जा सकते हैं. टिल्लूज फादर वेंट एवरी डे फॉर वर्क अलोंग दैट पासेज. और टिल्लू के फादर जो हैं वो रोज काम करने के लिए जाते हैं उसी पैसेज, उसी अंडरग्राउंड रास्ते से जो सीक्रेट रास्ता है. एंड एवरी डे ही केम बैक फ्रॉम दैट डायरेक्शन. और उसी डायरेक्शन से वो वापस आते हैं. वॉट ले एट द एंड ऑफ दैट फॉरबिडन रूट. उसके मतलब क्या होता है उसके फॉरबिडन रूट के एंड में है क्या है. नॉट ओनली टिल्लू बट ए ग्रेट मेजोरिटी ऑफ द कम्युनिटी वुड हैव लाइक टू नो. सिर्फ टिल्लू ही नहीं, लेकिन बहुत सारे अदर भी लोग ये जानना चाहते हैं, क्योंकि कुछ स्पेशल लोग ही, सेलेक्टेड लोग ही ऐसे हैं जो इस सीक्रेट रास्ते से जाते हैं. तो टिल्लू और अदर मेजोरिटी ऑफ द कम्युनिटी ये जानना चाहती है कि उस रास्ते पे है क्या, ये जाते कहाँ हैं. टिल्लूज फादर वॉज वन ऑफ द सेलेक्ट फ्यू परमिटेड टू गो दैट वे. और टिल्लू के पापा भी एक ऐसे इंसान है जिसको उन इंसानों में से हैं, उन सेलेक्टेड इंसानों में से हैं जिन्हें परमिट किया गया है कि वो जा सकते हैं. द अबव कन्वर्जेशन इनवेरिएबली टुक प्लेस बिटवीन टिल्लू एंड हिज मदर वैन एवर ही इंसिस्टेड ऑन फॉलोइंग हिज फादर. ये जो कन्वर्जेशन हमने ऊपर 3 लाइंस की देखी थी, ये कन्वर्जेशन होती है टिल्लू और उसकी मदर में, जो अक्सर होती रहती है, क्योंकि टिल्लू जो है वो हमेशा वो जो रास्ता मना किया गया है ना, वहीं से जाने की बात करता है. आगे क्या होता है, ए मेटल डोर barred his entry and but Tillu had watched his father slip the magic card into a slot. He did the same and the door opened noisily. अब क्या होता है कि उसने देखा, सॉरी नॉइजलेसली लिखा हुआ है यहाँ पे, तो एक मेटल डोर है जो एंट्री के ऊपर है कि एक मेटल डोर लगा हुआ है. टिल्लू ने देखा है कि उसके फादर जो है कोई मैजिक कार्ड सा है वो स्लॉट में डालते हैं, और वो भी ऐसा ही करता है, और डोर जो है वो खुल जाता है और बिल्कुल आवाज नहीं करता. ए वेल लिट पैसेज सीम टू बेकॉन हिम. और वहां से वो एकदम जो रास्ता जा रहा है आगे वो देखता है. स्नैचिंग द कार्ड विच हैड कम आउट ऑफ अनदर स्लोट इन द वॉल, टिल्लू स्टार्टेड हिज मार्च अलोंग अ जेंटल अपवर्ड स्लोप. तो उसके फादर जो हैं वो तो क्या है कि अब जा नहीं रहे हैं उसके साथ में, उन्होंने उसको फादर का कार्ड मिल गया है और वो खुद ही जा रहे हैं उस फॉरबिडन वे पे. तो वो कार्ड को स्नैच करते हैं और फिर अनदर स्लॉट की तरफ पहुंचते हैं जो कि वॉल में है. वहां से कोई कार्ड निकलता है, वो उसे ले लेता है. टिल्लू स्टार्टेड हिज मार्च. वो टिल्लू वहां से उस रास्ते से निकल पड़ता है, और जो जिसकी स्लोप ऊपर की तरफ है. ऑफ कोर्स क्योंकि वो प्लेनेट के सरफेस के नीचे रह रहे हैं, तो जो रास्ता जो ऊपर की तरफ जाएगा तो वो थोड़ा अपवर्ड स्लोप ही तो होगा. For the passage led from the underground habitat to the surface of the planet, क्योंकि वो अंडरग्राउंड से लेकर और प्लेनेट की सरफेस की ओर जा रहा था. Tillu looked forward to seeing the sun if it was daytime or the star if it is nighttime, about which he had heard and read so much. टिल्लू जो था वो देखना चाहता था कि वो सरफेस पे पहुंच के कि अगर दिन है
तो वो सूर्य देखना चाहता था, अगर रात है तो स्टार्स देखना चाहता था, जो जिस टिल्लू ने सिर्फ इसके बारे में अभी तक पढ़ा और सुना ही था। बट अलास दैट wasn't टू बी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। क्यों? टिल्लू हैड अंडर एस्टिमेटेड द सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स, क्योंकि टिल्लू ने सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स को अंडर एस्टिमेट किया। मतलब उसे लगा कि सिर्फ एक कार्ड ही इनफ है कि वो वहां से जा सकता है आराम से, जो भी है वो देख सकता है, लेकिन ऐसा था नहीं। Invisible mechanical devices had already detected and photographed the small intruder, sent his picture to the Central Bureau where it was thoroughly checked, and before he had advanced 10 paces, a strong hand fell heavily on his shoulder. टिल्लू जैसे ही मतलब वहां पे चल रहा होता है तो एक इनविजिबल मैकेनिकल डिवाइस होता है, वो उसने डिटेक्ट कर लिया है और उसकी फोटो खींच ली है कि ये कौन छोटा सा इंट्रूडर, मतलब घुसपैठिया, घुसपैठिया भी नहीं कह सकते, जो मतलब विदाउट परमिशन घुस आया है। उसकी जो पिक्चर है वो सेंट्रल ब्यूरो तक भी चली गई और थोरोली चेक हुआ कि ये जो बच्चा है ये इस चीज के लिए अलाउ नहीं है, ये कैसे जा रहा है इस रास्ते से। तो क्या होता है कि वो 10 पेसेस ही चलता, एक स्ट्रॉन्ग सा हैंड आया और उसके शोल्डर पे मतलब आके हैवी सा एक हैंड, जेंटली बट फिर्मली ही वॉज एक्सटॉर्टेड बाय, और जेंटली बट फिर्मली ही वॉज एक्सकॉर्टेड बाय, एक्सकॉर्टेड मतलब टेकन अवे, वो वापस वहां से लाया गया। एक्सकॉर्टेड बाय द सिक्योरिटी स्टाफ बैक होम टू एन एंशियस एंड एंग्री मदर, वो वहां से वापस लाया गया और देखा किसके पास में लाया गया, जो कि बहुत चिंता और गुस्से में भरी हुई मदर थी। वो सोच रही थी कि कहाँ गया टिल्लू। वाइल ही वॉज बींग स्कोल्ड एंड रिसीव्ड हेल्प फ्रॉम एन अनएक्सपेक्टेड क्वार्टर, और जब उसकी मदर उसे डांट रही थी कि तुम्हें मना करने के बाद में भी तुम वहां क्यों गए थे, तो एक अनएक्सपेक्टेड क्वार्टर मतलब एक अनएक्सपेक्टेड पर्सन ने उसकी हेल्प की जब उसकी मदर डांट रही थी। लेट मी एक्सप्लेन टू हिम डार्लिंग, सैड हिज फादर हु हैड जस्ट गोट अप, क्योंकि उसके फादर सो रहे थे तभी तो वो वहां से गया था फादर का कार्ड लेकर। तो अब उसके फादर क्या कहते हैं कि डार्लिंग मुझे एक्सप्लेन करने दो इसको, जो अभी अभी उठे थे उसके फादर नींद से। इफ ही इज प्रॉपरली ब्रीफ्ड ही विल नॉट डू सच अ थिंग अगेन, अगर हम इसे अच्छे से बता देंगे, चीज को समझा देंगे, तो ये ऐसी हरकत फिर से नहीं करेगा। ही स्टार्टेड टू एक्सप्लेन, अब वो अपने बेटे को बताने जा रहा है कि तुम्हें क्यों नहीं जाना है। लिसन टिल्लू, work on a surface where an ordinary person can't survive because the air is too thin to breathe and where the temperature is so low that you would freeze to death. अब क्या कहता है टिल्लू को उसके फादर, क्या कहते हैं कि देखो सरफेस पे जाना इतना ऑर्डिनरी पर्सन के लिए इतना आसान नहीं है, क्योंकि ऑर्डिनरी पर्सन वहां पे सरवाइव नहीं कर सकता, क्योंकि जो एयर है वो बहुत हल्की है वहां पे कि तुम्हें सांस लेने में दिक्कत होगी, और टेम्परेचर तापमान इतना कम है कि तुम फ्रीज हो जाओगे, एकदम जम जाओगे, डेथ हो जाएगी। बट डैडी हाउ डू यू मैनेज टू सर्वाइव, लेकिन डैडी आप भी तो जाते हो, तो आप कैसे मैनेज करते हो, सर्वाइव कैसे करते हो वहां पर। बिकॉज आई गो वेल इक्विप्ड इन सच स्पेशल सूट विद अ रिजर्वॉयर ऑफ ऑक्सीजन, क्या कहते हैं कि मैं वेल इक्विप्ड जाता हूँ, मतलब इस तरीके का सूट होता है मेरे पास, स्पेशल सूट जिसमें कि मुझे ऑक्सीजन मिलता रहता है, और जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो मुझे उस लो टेम्परेचर से बचाते हैं, मतलब मैं पूरा फुल्ली तैयार इस तरीके से होके जाता हूँ। आई कैन कीप वार्म एंड माई बूट्स आर स्पेशली डिजाइन टू मेक इट इजी फॉर मी टू वॉक ऑन द सरफेस, और मेरे जो सूट है वो मुझे गर्म रखता है, मेरे बूट मुझे गर्म रखते हैं, स्पेशली इस तरीके से डिजाइन किए गए हैं मेरे बूट की मैं वहां पे सरफेस पे आराम से चल सकता हूँ। What's more, I have been trained to survive and work on the surface. और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मुझे ट्रेन किया गया है कि मैं वहां पे किस तरीके से सरवाइव करूं, मतलब क्या क्या चीजें मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, मुझे क्या लेके जाना है, क्या पहन के जाना है, और मैं किस तरीके से वहां पर काम करूं, तो इस चीज के लिए मैं ट्रेंड भी हुआ हूं। सबसे बड़ी चीज तो ये है। देयर वॉज अ टाइम, उसको अब अपने बेटे टिल्लू को बता रहे हैं कि एक टाइम की बात है। देयर वॉज अ टाइम व्हेन आवर फोर फादर्स लिव्ड ऑन द सरफेस क्वाइट नेचुरली, पहले की बात है जब हमारे फोर फादर्स जो होते थे, मतलब दादा उसके दादा, वो जो थे वो सरफेस पे आराम से रहते थे। इंडीड दे डिड सो फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स,
मतलब मिलियंस ऑफ ईयर्स तक वो ऐसे ही नॉर्मली नेचुरली अर्थ की सरफेस सॉरी इस जो हम प्लेनेट पे रह रहे हैं इसकी सरफेस पे रहते थे। बट टाइम्स चेंज्ड, लेकिन टाइम बदला। द वेरी सन विच हैड प्रोवाइडेड अस विद सस्टेनेंस टर्न हॉस्टाइल। लेकिन उसके बाद में जो सन हमें जो स्ट्रेंथ देता है वो टर्न हॉस्टाइल, मतलब कि बिल्कुल ऑपोजिट हो गया। अब वो हमारे लिए हार्मफुल हो गया। इट चेंज्ड ओनली स्लाइटली बट द चेंज वाज सफिशिएंट टू अपसेट द बैलेंस ऑफ नेचर ऑन दिस प्लेनेट। मतलब चेंज तो बहुत छोटा सा ही आया था, मतलब धूप ज्यादा गर्मी ज्यादा बढ़ गई थी, लेकिन जो चेंज था ना वो इतना सफिशिएंट था कि वो नेचर को बैलेंस करने में प्रॉब्लम करे। मतलब जो सन पहले स्ट्रेंथ देता था अब वो उसके ऑपोजिट हो गया, मतलब स्ट्रेंथ नहीं देता है, कुछ हार्म होता है उससे। तो मतलब चेंज तो कुछ खास नहीं था, लेकिन उससे कि नेचर का पूरा बैलेंस बिगड़ गया था इस प्लेनेट का। फर्स्ट द बर्ड्स बिकेम एक्सटिंक्ट। पहले तो सारे बर्ड्स गायब हो गए, मतलब मर गए। द एनिमल्स फॉलोड, फिर सारे एनिमल्स गए। द फिश कुडेंट बियर इट एनी मोर इधर। फिश भी ऐसा जो क्लाइमेट था, ऐसा नेचर था, उसको बियर नहीं कर पाई। वी मैनेज टू सर्वाइव ओनली बिकॉज ऑफ आवर सुपीरियर टेक्नोलॉजी बट वी वर फोर्स टू लिव अंडरग्राउंड अंडर आर्टिफिशियल कंडीशंस। लेकिन हम सरवाइव कर पाए क्योंकि बिकॉज ऑफ सुपीरियर टेक्नोलॉजी की वजह से। इस टेक्नोलॉजी से हम जिंदा तो रह सकते हैं, लेकिन कुछ आर्टिफिशियल कंडीशंस के अंडर में अंडरग्राउंड ही रह सकते हैं। मतलब अंडरग्राउंड कुछ आर्टिफिशियल कंडीशंस इस तरीके की टेक्नोलॉजी से हमने बना दी हैं जिससे कि हम सरवाइव कर सकते हैं। थैंक्स टू सोलर एनर्जी वी कैन जनरेट सफिशिएंट पावर टू मेक आवर लाइफ कंफर्टेबल। और सोलर एनर्जी को इसके लिए धन्यवाद देना चाहिए कि हमने सफिशिएंट पावर उसे जनरेट कर लेते हैं जिससे कि हमारी लाइफ जो है वो कंफर्टेबल हो गई है। बट द मशीन्स विल मेक दिस पॉसिबल बट मस्ट ऑलवेज बी इन गुड वर्किंग कंडीशन। मशीन से ही तो हो रहा है ये सब कुछ, मतलब एक आर्टिफिशियल कंडीशन के अंदर हम रह रहे हैं, तो आर्टिफिशियल कंडीशंस जो है वो मशीन्स डेवलप करती हैं, टेक्नोलॉजी की वजह से है। लेकिन इसके लिए जरूरी तो ये भी है कि मशीन्स को वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए, गुड कंडीशन में होना चाहिए। सम ऑफ देम आर ऑन सरफेस। और वही जो मशीन्स हैं जिससे कि हम जिंदा हैं वो सरफेस पे हैं कुछ मशीनें। आई बिलोंग टू द टीम हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू कीप वॉच ऑन दैम एंड टू सर्वाइव सॉरी टू सर्विस दैम। तो और मैं भी उन्हीं की एक टीम में से हूं जिन्हें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि वो इन मशीन्स को देखेंगे, उनका ध्यान रखेंगे और उनकी टाइम टू टाइम सर्विस करेंगे। ओके। उसके फादर का वो वर्क था सरफेस पे जाकर मशीन्स वगैरह को देखना, और टिल्लू सोचता था कि फादर जा सकते हैं तो मैं क्यों नहीं जा सकता। डैडी कैन आई ज्वाइन द टीम व्हेन आई ग्रो अप। क्या मैं जब बड़ा हो जाऊंगा तब मैं ये टीम ज्वाइन कर सकता हूँ। ऑफ कोर्स इफ यू वांट टू, सेड हिज फादर। हाँ क्यों नहीं, अगर तुम चाहो तो कर सकते हो, बट फॉर दैट यू मस्ट बी ए गुड बॉय एंड डू एज योर पेरेंट्स टेल यू। लेकिन उसके लिए तुम्हें एक अच्छा लड़का बनना पड़ेगा और जो तुम्हारे पेरेंट्स कहेंगे वो तुम्हें करना पड़ेगा। हिज मदर हैड एज यूजुअल द लास्ट वर्ड। उसकी मम्मा के थे वर्ड्स जो कि एज यूजुअल होते थे, मतलब डांट फटकार या ऐसी चीजों में तो आगे ही रहती हैं मदर। तो इसमें वो जो उसके फादर समझा रहे थे तो उसकी मदर के यही लास्ट वर्ड थे कि हाँ तुम्हें ये सब कुछ बनने के लिए, ये सब कुछ करने के लिए तुम्हें एक अच्छा लड़का बनना पड़ेगा और तुम्हें तुम्हारे जो पेरेंट्स कहते हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा भाई। फिर आगे क्या होता है, कॉम्प्रीहेंशन चेक है और उसके बाद में हम ये कुछ मेन लाइंस हैं। अब हम चैप्टर शुरू करते हैं। नेक्स्ट जो पैराग्राफ है, नेक्स्ट डे व्हेन टिल्लूज फादर वेंट टू वर्क ही फाउंड द कंट्रोल रूम फुल ऑफ एक्साइटमेंट। नेक्स्ट डे जब टिल्लू के फादर काम पे जाते हैं तो वो देखता है कि कंट्रोल रूम जहां से उनको सब कुछ दिखता है कि प्लेनेट के सरफेस पे क्या हो रहा है, वो फुल ऑफ एक्साइटमेंट था, कि काफी एक्साइटमेंट थी वहां पर। पीपल वर क्राउडेड राउंड दैट बिग टीवी स्क्रीन। जो लोग थे वो बिग टीवी स्क्रीन के चारों तरफ, मतलब भीड़ जमा हो रखी थी। इट शोड ए डॉट इन एन अदरवाइज क्लियर बैकग्राउंड। और यहाँ पर एक डॉट नजर आ रहा था, एक क्लियर बैकग्राउंड था टीवी स्क्रीन पे और वहां पे एक डॉट नजर आ रहा था, मतलब समथिंग इज देयर। इट इजंट ए स्टार फॉर इट्स चेंजिंग इट्स पोजिशन। कि ये कोई स्टार है, ये अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, जो टीवी स्क्रीन पे देखकर लोग कह रहे हैं। आर कंप्यूटर हैज गिवन ए ट्रेजेक्ट्री फॉर दिस थिंग। और हमारे कंप्यूटर ने इसके लिए ट्रेजेक्ट्री दी है इस थिंग के लिए कि है क्या,
इट्स हेडिंग टूवर्ड्स अस, ये हमारी तरफ ही आ रहा है, ये जो भी दिख रहा है ये हमारी तरफ आ रहा है। द सुपरवाइजर ऑफ द लास्ट शिफ्ट एक्सप्लेन, जो लास्ट शिफ्ट का जो सुपरवाइजर था, मतलब शिफ्ट वाइज वर्क कर रहे होंगे, तो लास्ट शिफ्ट का जो सुपरवाइजर था उसने एक्सप्लेन किया कि ये है क्या। स्पेसक्राफ्ट, टिल्लूज फादर आस्क्ड, टिल्लू के फादर ने पूछा कि कहा कि ये एक स्पेसक्राफ्ट है। बाय नाउ ही वॉज ज्वाइंड बाय हिज टीममेट्स ऑन द न्यू शिफ्ट, और अब उसके पास में उसके साथ में टीममेट्स भी ज्वाइन हो गए हैं न्यू शिफ्ट पे। वी थिंक बट इट नीड्स वॉचिंग, तो क्या कह रहे हैं वो लोग टीममेट्स, क्या कह रहे हैं कि हाँ हो सकता है कि स्पेसक्राफ्ट हो, सुपरवाइजर भी सोच रहे हैं कि स्पेसक्राफ्ट हो सकता है, लेकिन इसके लिए हमें इसे देखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि ये जैसे जैसे अप्रोच करेगा हमारी तरफ कि ये है क्या चीज। स्पेसक्राफ्ट वेयर फ्रॉम, कि स्पेसक्राफ्ट है तो ये कहाँ से आया है। द सोलर सिस्टम वाजंट नोन टू हैव एनी लाइफ एनीवेयर एल्स एक्सेप्ट ऑन देयर प्लैनेट, कि सोलर सिस्टम को तो नहीं पता कि यहाँ पे कोई लाइफ है या नहीं है, क्या पता कि सोलर सिस्टम में, कि किसी अदर प्लेनेट वाले को क्या पता कि यहाँ पे लाइफ है या नहीं है। टिल्लूज फादर रिकॉर्ड द एंशिएंट डेज रिकॉर्डेड इन द आर्काइव्स एट द सेंट्रल ब्यूरो व्हेन देयर एंसेस्टर्स हैड ए वेल डेवलप्ड स्पेस प्रोग्राम एंड had searched the solar system with manned and unmanned spacecraft and found that they were indeed alone। तो वो याद करते हैं, मतलब कौन रिकॉल करता है, टिल्लू के फादर रिकॉल कर रहे हैं कि हाँ पुराने टाइम में उन्होंने जो पुराना जो जहाँ पे बुक्स वगैरह रखते हैं ना आर्काइव में, तो वहां से उसने एंशिएंट रिकॉर्ड देखे थे सेंट्रल ब्यूरो के आर्काइव में से, कि उनके एंस्टर ने भी ऐसा कुछ कहा था कि ऐसे कुछ वेल डेवलप्ड स्पेस प्रोग्राम्स थे, और उन्होंने सर्च किया था सोलर सिस्टम में कि और भी कोई, मतलब उन्होंने कैसे सर्च किया था, मैन एंड अनमैन्ड स्पेसक्राफ्ट भेजे थे, कि मतलब किसमें ह्यूमन बींग्स थे और किसी में नहीं थे, तो कि कहीं और लाइफ पॉसिबल है या नहीं। Now in the days of energy shortage and underground life they had no space program, लेकिन अब क्या है कि उनके फोर फादर्स ये सब कुछ सर्च करते थे और उनके पास में भी ऐसे स्पेस क्राफ्ट आते थे, लेकिन अब ऐसा कुछ है नहीं है, क्योंकि वो जो जी रहे हैं वो एनर्जी शॉर्टेज में जी रहे हैं, अंडरग्राउंड लाइफ जी रहे हैं, तो उनके पास कोई ऐसे स्पेस प्रोग्राम अब नहीं है। दे कुड ओनली वॉच इम्पोर्टेंटली फ्रॉम देयर वेंटेज पॉइंट, वो सिर्फ अभी देख सकते हैं अपने जहां से वो उन पे नजर रख सकते हैं, वो और कुछ नहीं कर सकते। हु वर दीज स्ट्रेंजर्स, कि जो उनकी तरफ आ रहे हैं स्ट्रेंजर्स हैं कौन। The conference room in the central bureau was so quiet that an outsider would have thought it was empty। अब मतलब उसको, मतलब टीवी स्क्रीन पे देख रहे हैं कि ये है क्या चीज जो हमारी तरफ आ रही है, तो वो जो कॉन्फ्रेंस रूम होता है सेंट्रल ब्यूरो का, उसमें इतनी शांति होती है, वो इतने चुपचाप बैठ के देख रहे होते हैं कि अगर कोई बाहर से आए ना तो बाहर वाले को ऐसे लगे कि इस रूम में कोई नहीं है, खाली है। Far from it, it was full of capacity, but the members of the central committee was unusually quiet। मतलब ये क्या है, वो काफी दूर था, लेकिन जो मेंबर्स थे सेंट्रल कमेटी के वो अनयूजुअली क्वाइट थे, कि मतलब समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। दे न्यू दैट द प्रेसिडेंट वाज गोइंग टू मेक ए मोनोटोनस अनाउंसमेंट, उनको पता था कि प्रेसिडेंट कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट करने जाने वाले हैं, मतलब कुछ ना कुछ अनाउंस करेंगे अब कि ये क्या है, हमें क्या करना चाहिए। तो अब क्या होता है आगे, कलीग्स, वो क्या कहते हैं, कलीग्स, आई विल गिव यू द रिपोर्ट एज आई हैव इट, तो जैसे मुझे रिपोर्ट मिलेगी, मैं तुम्हें मिली है वैसे अब मैं तुम्हें रिपोर्ट बताता हूँ। वाइल आई स्पीक देयर मे बी ए चेंज इन द सिचुएशन, द प्रेसिडेंट पोज टू गेट हिज पेपर इन ऑर्डर एंड देन कंटिन्यूड। वो जो रिपोर्ट उसे मिली थी वो बताने ही वाला था, वो कह रहे थे कि जैसे ही मैं बोलूंगा मे भी कोई सिचुएशन में चेंज आ सकता है, क्योंकि जो हो रहा है वो हमें नहीं पता क्या होने वाला है, कौन सी चीज है जो हमारी तरफ अप्रोच कर रही है। तो प्रेसिडेंट रुके और उसके बाद में अपने पेपर लिए और फिर वापस से कंटिन्यू किया उसने बोलना। टू स्पेसक्राफ्ट्स आर अप्रोचिंग अस, दो स्पेसक्राफ्ट हमारी तरफ आ रहे हैं। वन इज इन द फैक्ट ऑर्बिटिंग आर प्लैनेट वाइल द अदर इज स्टिल फार अवे, एक तो हमारे प्लैनेट की चारों तरफ चक्कर लगा रहा है जो स्पेसक्राफ्ट है, और एक अभी दूर है। वी गैस दैट दे आर कमिंग फ्रॉम आर नेबरिंग प्लैनेट, और हमें ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि वो कोई पास वाले पड़ोसी प्लैनेट से आए हैं।
हाउ शुड वी रिएक्ट, हमें कैसे रिएक्ट करना चाहिए। नंबर 1 योर व्यूज प्लीज, तो वहां पे जो लोग बैठे हुए थे नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 इस तरीके से, तो सबसे पहले जो प्रेसिडेंट है वो फर्स्ट नंबर वाले पर्सन से राय मांगते हैं कि तुम्हारे व्यूज बताओ कि ये क्या है, क्यों आ रहे होंगे लाइक दिस, और हमें क्या करना चाहिए। नंबर 1 वॉज इन चार्ज ऑफ डिफेंस, वो डिफेंस का इंचार्ज था जो नंबर 1 था जिससे कि अभी राय मांगी गई थी। ही वॉज नोन फॉर हिज करेज एंड विजडम, जो वो डिफेंस का इंचार्ज था उसको जाना जाता था उसके करेज के लिए, उसकी विजडम के लिए, उसकी बुद्धिमानी और साहस के लिए वो जाना जाता था। सर इफ वी विश वी कैन टोटली डिस्ट्रॉय दिस स्पेसक्राफ्ट विद आवर मिसाइल्स, सर अगर आप कहो तो ये जो स्पेसक्राफ्ट आ रहे हैं ये हम अपनी मिसाइल से उड़ा देते हैं, इनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। बट दैट वॉन्ट मेक अस एनी वाइजर, लेकिन उससे हम कोई बुद्धिमान नहीं कहलाएंगे, हमें पता ही नहीं वो है क्या। वी डू नॉट हैव द कैपेसिटी टू रेंडर दिस क्राफ्ट अनऑपरेशनल इन स्पेस, कि मतलब ये जो घूम रहे हैं इनसे हम मतलब दूर से हम ये अनुमान नहीं लगा सकते कि एक्चुअल में ये है क्या, मतलब इन पे कोई ऑपरेशनल थिंग भी नहीं कर सकते। दीज आर नॉट ऑपरेशनल बिकॉज दीज आर नॉट ऑन आवर सरफेस, but should they land we can render them ineffective any time we choose, लेकिन अगर एक बार ये हमारे स्पेस पे आकर लैंड हो जाएगा ना तब तो हम इसे इनइफेक्टिव कर सकते हैं जब भी हम चाहें। Our reports say that they do not contain living beings, they only have instruments, लेकिन हमारी रिपोर्ट्स ये कह रही है कि जो इस स्पेसक्राफ्ट आ रहे हैं इनमें कोई लिविंग बीइंग नहीं है, इनमें सिर्फ और सिर्फ इंस्ट्रूमेंट्स हैं, मशीन्स हैं। नंबर 2 प्रेसिडेंट ने बोला नंबर 2 योर ओपिनियन प्लीज, कि अब तुम अपनी राय बताओ भाई, तुम क्या कहना चाह रहे हो, तुम क्या करना चाहिए हमें। तो द प्रेसिडेंट आस्क्ड द साइंटिस्ट ऑन द कमेटी, साइंटिस्ट से पूछ रहे हैं, अब नंबर 2 नंबर पे है साइंटिस्ट। आई रिकमेंडेड नॉट इंटरफेरेंस एंड पैसिव ऑब्जर्वेशन, वो कहते हैं कि मैं मेरा रिकमेंडेशन ये है कि कुछ भी इंटरफेयर मत करो, सिर्फ दूर से बैठे बैठे ऑब्जर्व करते रहो कि हो क्या रहा है, बाद में हम समझेंगे कि हमें क्या एक्शन लेना है। सिंस वी डू नॉट नो द पावर ऑफ द सेंडर्स ऑफ दीज, क्योंकि हमें ना तो इनको जिसने भेजा है उसकी पावर्स का पता है, ना स्पेसक्राफ्ट का पता है, स्पेसक्राफ्ट को भेजने वाले का कुछ भी नहीं हमें पता है। एंड वी आर स्टिल इन द डार्क अबाउट दीज देयर इंटेंशंस, और हमें जो जिसने ये स्पेसक्राफ्ट भेजा है उसकी इंटेंशंस भी नहीं पता कि क्यों भेजा है। इट इज वाइज नॉट टू रिवील आर एग्जिस्टेंस, और ये शायद बुद्धिमानी का काम नहीं होगा कि हम अपनी एग्जिस्टेंस इनको बता दें कि हम यहाँ पर रहते हैं। If we destroy these spaceships or render them ineffective, we might reveal our existence. और अगर हमने उनकी स्पेसशिप्स को डिस्ट्रॉय किया या फिर हमने उनको कुछ भी इनइफेक्टिव किया, कि मतलब उन मशीन्स को इनइफेक्टिव किया, तो हम ये रिवील कर देंगे कि हम यहाँ पे रहते हैं, मतलब यहाँ पे कोई ना कोई लिविंग बीइंग रहता है जो जिसने ये हरकत की है। द प्रेसिडेंट लुक्ड एट नंबर 3 अ सोशल साइंटिस्ट। अब प्रेसिडेंट है जो वो अब नंबर 3 की तरफ देखता है कि नंबर 3 पे जो पर्सन बैठा हुआ है वो एक सोशल साइंटिस्ट है, उससे पूछा जाता है कि भाई तुम बताओ तुम्हारे क्या व्यूज हैं। ही रियरली एग्रीड विद नंबर 2, और जो प्रेसिडेंट है ना वो नंबर 2 से तो सॉरी ही रियरली एग्रीड विद नंबर 2, वो बहुत कम नंबर 2 के जो ओपिनियन होते हैं ना उनसे एग्री होता है। बट दिस वाज वन ऑफ दोज रेयर ओकेजन्स व्हेन ही डिड, वो नंबर 2 के ओकेजन से वैसे तो एग्री नहीं होता है लेकिन कभी कभार हो जाता है, और उसमें से आज भी एक बारी थी, आज वो नंबर 2 के ओपिनियन से बिल्कुल सहमत है, एग्री है। आई एग्री विद नंबर 2, वो क्या कहते हैं, मैं नंबर 2 के ओपिनियन को मतलब से एग्री हूं। इनफैक्ट आई विल गो सो फार एज टू से दैट वी शुड कीप आवर सरफेस एक्टिविटीज टू द मिनिमम, thus creating the impression that there is no life on this planet। वो क्या कहते हैं कि हमें अपनी एक्टिविटीज जो है ना सरफेस प्लेनेट की सरफेस पे वो सबसे कम कर देनी चाहिए, ताकि उनको कुछ भी ना मिले, और कुछ भी नहीं मिलेगा तो एटलीस्ट वो ये सोचेंगे कि यहाँ इस प्लेनेट पे कोई लाइफ नहीं है। फॉर्चुनेटली आवर सरफेस कंडीशंस डू गिव दिस दैट इम्प्रेशन, और मतलब अगर हमने कुछ किया और इस तरीके से, और मे बी अब सरफेस को देखकर उनको यही लगेगा कि यहाँ पे लाइफ पॉसिबल नहीं है। अगर हमने कुछ हरकत की, हमने कुछ किया, तो उनको ऐसा लगेगा यहाँ पे लाइफ पॉसिबल है और ये एक्शन कोई ना कोई कर रहा है।
बिफोर द प्रेसिडेंट कुड स्पीक हिज पर्सनल टेलीफोन रैंग। अब उनकी राय जानने के बाद में, उन तीनों की राय जानने के बाद में प्रेसिडेंट जो है वो कुछ बोलने ही वाले होते हैं कि उनका पर्सनल टेलीफोन बजता है। ही लिफ्टेड द रिसीवर एंड लिसन क्वाइटली फॉर ए मिनट। वो उठाता है रिसीवर और प्रेसिडेंट जो है और वो चुपचाप 1 मिनट के लिए सुनते हैं जो सामने वाला कह रहा है। बाद में कहते हैं कलीग्स ही अनाउंस द फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट हैज लैंडेड। उसने क्या बोला कि पहला जो स्पेसक्राफ्ट था वो लैंड हो चुका है। अब आगे क्या होता है, इट वॉज ए रेड लेटर डे इन टिल्लूज लाइफ। तो मतलब यहाँ पर ये सब कुछ चल ही रहा होता है, यहाँ पे टिल्लू की लाइफ को दिखाया जाता है कि टिल्लू की लाइफ का आज बहुत खास दिन है। द डे ही वॉज वेटिंग फॉर, आज वो दिन है जिसका वो इंतजार कर रहा था। फॉर हिज फादर हैड एट लास्ट टेकन हिम टू द कंट्रोल रूम, क्योंकि आज उसके फादर कंट्रोल रूम में ले जा रहे थे, उसे ले गए थे। फ्रॉम हियर ही कुड सी द एलियन स्पेसक्राफ्ट ऑन हिज टीवी स्क्रीन। और जो ये सब कुछ चल रहा था ना अभी की, इस तरीके से स्पेसक्राफ्ट ने एक ने लैंड किया है, ये सब कुछ वो भी टीवी पे देख पा रहा था, टीवी की स्क्रीन पे किस तरीके से एलियन स्पेसक्राफ्ट आया है। तो वो क्या देखता है, व्हाट अ फनी लुकिंग थिंग डैडी, व्हाट डज इट कंटेन, टिल्लू आस्क्ड। टिल्लू ने क्या बोला कि ये क्या मजे ऐसी फनी सी चीज है। स्पेसक्राफ्ट को देखकर कहता है कि डैडी ये है क्या है। His father shook his hand, can't say for sure. उसके पापा ने सर हिलाया और कहा कि कुछ कहा नहीं जा सकता, ये है क्या। We are only allowed to observe it from far. हमें सिर्फ इतनी ही परमिशन है कि हमें इसे दूर से ऑब्जर्व करना है। But we control all its parts and can exercise our powers if it is up to any mischief. और हम हाँ इसे कंट्रोल कर सकते हैं अगर ये कुछ ऐसी हरकत करेगा, कुछ मतलब जो मिसचीफ होगी, कि मतलब जो नुकसानदायक होगी या गलत हरकत होगी, तो हम उसे रोक सकते हैं। उस टाइम पे हम अपनी पावर यूज कर सकते हैं। वी पॉइंटेड टू एन इम्प्रेसिव पैनल विद सेवरल कलर्ड बटन्स ऑन इट। उसने ही पॉइंटेड मतलब उसने देखा कि एक इम्प्रेसिव सा पैनल होता है। ऑफ कोर्स मतलब इस तरीके की जो जगह होती हैं, कंट्रोल रूम जैसी जगह जो होती हैं, उसमें पैनल होता है, उसमें बहुत सारे कलर्ड बटन्स होते हैं। आपने बहुत बार पिक्चर्स में देखा होगा और मूवीज वगैरह में ऐसा देखने को मिल जाता है। टिल्लू लुक्ड एट देम विस्टफुली। वो देखता है वाह ये क्या चीज है, तो वो भी उसको यूज करना चाहता है। लुक्स इट्स अप टू समथिंग डैडी। वो अपने फादर को कहता है देखो यहाँ ये कुछ हो रहा है डैडी। टिल्लू सडनली नोटेड सम मूवमेंट इन द स्पेस क्राफ्ट, क्योंकि उसने स्पेस क्राफ्ट में कुछ मूवमेंट नोट किया था, देखा था टीवी स्क्रीन पे। अदर्स इन द कंट्रोल रूम सॉ इट टू। और जो कंट्रोल रूम में और भी जो लोग थे उन्होंने भी इस चीज को नोटिस किया था। ऑल आईज वर नाउ ग्लू टू द स्क्रीन। अब सबकी आंखें जो थी वो एकदम स्क्रीन से ग्लू हो गई थी, मतलब चिपक गई थी, मतलब इतना ध्यान से देख रहे थे सब। अ मैकेनिकल हैंड वॉज emerging फ्रॉम द स्पेसक्राफ्ट। स्पेसक्राफ्ट से एक मैकेनिकल हैंड बाहर आया। इट वॉज अप्रोचिंग द सरफेस ऑफ द प्लेनेट। वो प्लेनेट की सरफेस को अप्रोच कर रहा था, वहां तक पहुंच रहा था। इट बेंट एंड टच्ड द सॉइल। उसके बाद में वो मुड़ा, वो जो हाथ था, और उसने जो प्लेनेट की सरफेस की जो सॉइल थी उसको टच किया। वॉट वॉज इट अप टू। पीपल क्राउडेड टुवर्ड्स द स्क्रीन फॉर ए क्लोजर लुक, कि ये क्या करने वाला है, इस सॉइल को क्यों टच कर रहा है। सारे लोग जो हैं वो एकदम से टीवी स्क्रीन के एकदम क्लोजर आ गए, एकदम पास में। द टेलीस्कोपिक लेंस ऑफ द टीवी कैमरा जूम्ड इनटू द टिप ऑफ द मैकेनिकल हैंड। और जो टेलीस्कोपिक जो लेंस थे जिससे कि क्लियरली वो देख सकते हैं, टीवी कैमरा को जूम किया गया और ताकि वो ये देख सकें कि उस मैकेनिकल हैंड की टिप को, कि वो करना क्या चाह रहा है, इस मिट्टी से क्या कर रहा है, वो ये जानना चाह रहे हैं। टिल्लू वॉज स्टेरिंग एट द कंट्रोल पैनल एंड इट्स अट्रैक्टिव बटन्स। लेकिन टिल्लू का ध्यान तो कहीं और ही है, वो तो कंट्रोल पैनल को देख रहा है और उसमें जो रंग बिरंगे अट्रैक्टिव से बटन है उनको देख रहा है। एन इरेसिस्टिबल डिजायर got hold of him to press the most prominent of all buttons, the red one. He moved. अब क्या होता है कि वो उसकी इरेसिस्टिबल डिजायर होती है, मतलब वो रोक नहीं सकता, ऐसी डिजायर होती है। वो चाहता है कि उसमें जो मोस्ट प्रोमिनेंट जो बटन होता है ना, जो अलग से ही दिख रहा है, जो रेड वन है, वो उसे दबाना चाहता है और वो दबा देता है। और अब he moved. There was a shrill whistle and Tillu found himself the center of attention. उससे जो आवाज निकलती है ना जैसे ही वो बटन को दबाता है,
तो उससे इतनी तेज आवाज निकलती है एक विसल की, और सारे लोग जो होते हैं, पूरा क्राउड उसकी तरफ देखने लग जाता है, वो सेंटर ऑफ अटेंशन हो जाता है सबका। His father pulled him away roughly and restored the red button to neutral position. उसके फादर उसको पीछे खींचते हैं एकदम से, और वापस से वो रेड बटन जो था जिसको उसने दबाया था उसको न्यूट्रल पोजीशन में पहुंचा देते हैं। बट द डैमेज वॉज डन, लेकिन जो एक्शन होना था रेड बटन से वो तो हो चुका था, वो जो डैमेज था वो हो चुका था। द मैकेनिकल हैंड फ्रॉम द स्पेस क्राफ्ट सीज टू वर्क, जो मैकेनिकल हैंड जो था वो सॉइल को जो टच कर रहा था वो सीज हो गया, वो काम नहीं कर रहा था। तो अब क्या होता है, एट अ प्रेस कॉन्फ्रेंस हेल्ड बाय नासा अ साइंटिस्ट वाज ब्रीफिंग द वर्ल्ड प्रेस। अब नासा की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हेल्ड की जाती है, एक साइंटिस्ट जो है वो बताता है कि क्या चीजें हुई हैं। एवरीथिंग हैज बीन गोइंग ऑन स्मूथली विद द वाइकिंग मिशन, सब कुछ बहुत स्मूथली हो रहा है वाइकिंग मिशन जो हमने भेजा है, मार्स पे जो भेजा है। देयर इज ए स्मॉल हिच, द मैकेनिकल हैंड विच वॉज टू डिग आउट द मार्शियन सॉइल फॉर एग्जामिनेशन हैज डेवलप्ड अ माल फंक्शन। कि सब कुछ अच्छा सा हो ही रहा था कि एक छोटी सी प्रॉब्लम आ गई। जो मैकेनिकल हैंड जो था वो मार्शियन सरफेस से जो सॉइल उठा रहा था ना, जो डिग कर रहा था, ये एग्जामिन करने के लिए कि मतलब लाइफ पॉसिबल है या नहीं है, कुछ हम आगे कुछ देखते, वो काम करना बंद कर दिया उसने। वी डोंट नो द कॉज बट आर टेक्नीशियंस आर कॉन्फिडेंट दे विल सॉर्ट इट आउट। हमें नहीं पता कि उसने काम करना बंद क्यों कर दिया उस हैंड ने, उस मैकेनिकल हैंड ने, लेकिन हमारे टेक्नीशियन जो हैं वो काफी कॉन्फिडेंट हैं कि वो इस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट कर देंगे। ये चीज नासा में चल रही है, और उधर जो प्लेनेट पे चल रहा था वो अलग से है, वहां पे तो हम पढ़ ही रहे हैं। एंड शॉर्टली आफ्टरवर्ड देर वॉज अनदर प्रेस रिलीज फ्रॉम नासा, और थोड़ी देर बाद में, मतलब पहले तो जो प्रेस रिलीज हुई थी उसमें ये बताया गया था कि उस हैंड ने काम करना बंद कर दिया। अब वापस से जो प्रेस रिलीज हुई है उसमें क्या कहा गया है, द मैकेनिकल हैंड इज वर्किंग अगेन। मैकेनिकल हैंड ने वापस से काम करना शुरू कर दिया है, थैंक्स टू द एफर्ट्स फॉर अवर टेक्नीशियंस। और हमारे टेक्नीशियंस के जो एफर्ट्स थे उनके लिए उनको थैंक्स। Soil samples are being collected and examined. Soon we will know the answer to the question whether there is life on Mars. और जो सैंपल्स लेने थे सोयल के वो ले लिए जा चुके हैं, उनको एग्जामिन किया जाएगा, फिर आपके क्वेश्चंस के आंसर दिए जाएंगे कि मार्स पे लाइफ पॉसिबल है या नहीं है, बाद में इसके जवाब दिए जाएंगे। लाइफ ऑन मार्स, of all the planet in our solar system, Mars is nearest in location and physical condition to our अर्थ। जो मार्स पे लाइफ की बात हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे सोलर सिस्टम में एक प्लेनेट है मार्स, और मार्स सबसे पास में है अर्थ के। सो द साइंटिस्ट बिहाइंड द वाइकिंग मिशन वर होपफुल ऑफ फाइंडिंग लाइफ ऑन मार्स। और जो साइंटिस्ट हैं वाइकिंग मिशन के वो होपफुल हैं कि मार्स के ऊपर लाइफ पॉसिबल है और वो ढूंढ लेंगे। बट दे वर इन फॉर अ डिसअपॉइंटमेंट, लेकिन अभी वो डिसअपॉइंटमेंट में है, उन्हें इस चीज का कोई प्रूफ नहीं मिला है कि लाइफ पॉसिबल है या नहीं है। द वाइकिंग मिशन फाउंड नो साइंस ऑफ लाइफ ऑन मार्स, क्योंकि अभी तक कोई मतलब वहां पर कोई लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं पाया गया है। तो वाइकिंग मिशन ने ये पाया है कि अभी मार्स पे लाइफ पॉसिबल नहीं है, वहां पे ऐसे कोई साइंस नहीं मिले हैं, ऐसे कोई निशान चिन्ह नहीं मिले हैं जिनसे ये पता चले कि वहां पे लाइफ पॉसिबल है। सो इट इज अ स्टोरी बाय जयंत नार्लिकर। और इस जो स्टोरी में है मेनली क्या चीज हो रही है कि एक तरफ तो नासा जो स्पेस क्राफ्ट छोड़ रही है वो जो स्टोरी है, और दूसरी तरफ जो मार्स प्लेनेट के अंडरग्राउंड में जो रह रहे हैं, सरफेस के अंडरग्राउंड में जो लोग रह रहे हैं उनकी स्टोरी है। तो यहाँ पे जो स्टोरी बताई जा रही थी वो मेनली मार्स के जो अंडरग्राउंड, जो सरफेस के अंडर में जो लोग रह रहे हैं, और वो किस तरीके से उन्होंने एक्टिविटी की, कैसे क्या किया, और किस तरीके से जो है नासा फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा था लाइफ, और उनकी तरफ से ये जो स्टोरी है ये जयंत नार्लिकर ने लिखी है कि किस तरीके से नासा ने ये सब कुछ ट्राई आउट किया और मार्स पे किस तरीके की एक्टिविटीज हुई। होप ये तो मतलब रियलिटी तो नहीं होगी। सो इट इज ऑल अबाउट इट, होप यू लाइक इट। if you like it, please hit the thumbs up button, please subscribe the channel, put your views and suggestion in comment section. So thank you.